तो सोचिए, साल है 1914। दुनिया पहले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और एक आदमी है, सर अर्नेस्ट शैकल्टन। वो इतिहास के शायद सबसे बड़े एडवेंचर पर निकलने की तैयारी में है। उनका मिशन था अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना, लगभग 2900 किलोमीटर, बर्फीले तूफानों के बीच, -60 डिग्री तापमान में। और ये वो दौर था जब कोई जीपीएस नहीं, कोई सैटेलाइट फोन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। उनके जहाज का नाम था एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति। और ये नाम आगे जाकर कितना सही साबित होने वाला था, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। बिल्कुल। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये विश्लेषण अंटार्कटिका पार करने के बारे में है ही नहीं, क्योंकि वो मिशन वो तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया था। ये विश्लेषण उस स्थिति का है जब आपका सबसे बड़ा सपना, आपकी सबसे बड़ी योजना आपकी आंखों के सामने टूटकर बिखर जाती है। ये कहानी हमें लीडरशिप के बारे में वो चीजें सिखाती हैं जो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती। पहला तो ये कि जब प्लान पूरी तरह फेल हो जाए तो बदलती हकीकत को कैसे स्वीकार करें। दूसरा, जब चारों तरफ निराशा हो तो उम्मीद कैसे बनाए रखें। और तीसरा, एक लीडर की अपनी टीम के प्रति आखिरी जिम्मेदारी क्या होती है। और ये बातें तो आज भी उतनी जरूरी हैं, चाहे कोई किसी कंपनी का सीईओ हो या किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हो। मुसीबत तो कहीं भी आ सकती है। तो कहानी शुरू होती है साउथ जॉर्जिया द्वीप से। अंटार्कटिका जाने से पहले ये इंसानी सभ्यता का कह सकते हैं आखिरी पड़ाव था। वहां वेलिंग स्टेशन के जो अनुभवी नाविक थे, उन्होंने शैकल्टन को साफ साफ चेतावनी दी थी। जी, उन्होंने कहा कि ये साल कुछ अजीब है। वेडल सी में बर्फ वो असाधारण रूप से घनी है और आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता है। अब देखिए, किसी भी आम कप्तान के लिए ये रुकने का सीधा संकेत था, लेकिन शैकल्टन आम नहीं थे। उनके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। वो एक खोजकर्ता थे। उनकी जिद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो उनके लिए मिशन को टालना शायद एक तरह से हार मानने जैसा था। बिल्कुल, विफलता स्वीकार करने जैसा था। तो क्या ये आत्मविश्वास था या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास? क्योंकि उन्होंने तो चेतावनियों को नजरअंदाज किया और 5 दिसंबर 1914 को आगे बढ़ गए। और फिर सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 18 जनवरी 1915 को वेलिंग स्टेशन के लोगों की बात सच साबित हो गई। एंड्योरेंस जहाज बर्फ में ऐसे फंसा कि फिर कभी बाहर निकल ही नहीं सका। शुरू में उन्होंने बहुत कोशिशें की, इंजन को पूरी ताकत से चलाया, क्रू ने आरी और कुल्हाड़ियों से कई टन बर्फ काटी होगी, लेकिन जहाज 1 इंच भी नहीं हिला। और इससे भी बुरी बात यह हुई कि जिस बर्फ की चट्टान में वो फंसे थे, वो धीरे धीरे उन्हें जमीन से और दूर ले जाने लगी, समंदर की तरफ। अच्छा, तो अब पैदल जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। वो एक तरह से एक बहती हुई बर्फीली जेल में कैद हो चुके थे। जब जहाज बर्फ में फंसा तो शुरू में तो उन्हें लगा होगा कि ठीक है, वसंत आएगा, बर्फ पिघलेगी और हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतने लगे और अंटार्कटिका की सर्दियां आ गईं, हफ्तों तक 24 घंटे अंधेरा, उस क्रू की मानसिक हालत क्या रही होगी? बहुत ही खतरनाक। और यही वो वक्त होता है जब एक लीडर का असली टेस्ट होता है। शैकल्टन ये समझते थे, वो जानते थे कि अगर उन्होंने क्रू को व्यस्त नहीं रखा तो डर, निराशा और आपसी लड़ाई झगड़े वो उन्हें अंदर से ही खत्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने 3 मुख्य चीजों पर ध्यान दिया। पहला था एक निश्चित दिनचर्या, रूटीन। हर किसी को काम दिया गया, चाहे वो कुत्तों की देखभाल हो, मौसम का रिकॉर्ड रखना हो या बर्फ पिघलाकर पानी बनाना हो। खाली दिमाग शैतान का घर ना बने, ये उनका मूल मंत्र था। और दूसरा स्तंभ क्या था? दूसरा और शायद सबसे जरूरी, उम्मीद बनाए रखना। और तीसरा? मनोरंजन। सूत्रों से पता चलता है कि वो जहाज पर गाने बजाने के कार्यक्रम, छोटे मोटे नाटक और यहां तक कि फुटबॉल मैच भी आयोजित करते थे। बर्फ पर? हाँ, बर्फ पर, ताकि माहौल हल्का रहे। ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी, ताकि 28 लोग एक बंद जगह पर पागल ना हो जाएं। लेकिन ये रणनीतियां अभी कब तक काम करती? 10 महीने बीत गए और फिर 24 अक्टूबर 1915 को वो हुआ जिसका उन्हें डर था। बर्फ के दबाव ने जहाज को कुचलना शुरू कर दिया। जहाज का पिछला हिस्सा, जिसे स्टर्न पोस्ट कहते हैं, वो एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और बर्फीला पानी अंदर भरने लगा। क्रू ने 3 दिन और 3 रात बिना रुके पंप चलाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर 21 नवंबर 1915 को
अपनी आंखों के सामने उन्होंने एंडोरेंस को हमेशा के लिए बर्फीले पानी में समाते हुए देखा। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे सुनसान कोने में हैं। आपका घर, आपकी उम्मीद, बाहरी दुनिया से आपका एकमात्र संपर्क, सब कुछ आपकी आंखों के सामने डूब गया है। उस पल में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? मेरे लिए तो शायद यही कि अब सब खत्म। और उस एक पल में मिशन पूरी तरह बदल गया। अब ये अंटार्कटिका को पार करने का मिशन नहीं था। अब ये सिर्फ 28 लोगों को जिंदा घर ले जाने का मिशन था। एक खोजकर्ता अब एक रक्षक बन चुका था। और यहीं शैकल्टन ने अपना पहला और सबसे कठोर फैसला लिया। उन्होंने हर व्यक्ति को आदेश दिया कि वो अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी करीब 900 ग्राम व्यक्तिगत सामान रख सकता है, बस। बाकी सब छोड़ना होगा। ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन एक लीडर के तौर पर उन्होंने खुद मिसाल कायम की। उन्होंने सबसे पहले अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और बर्फ पर फेंक दिए। फिर उन्होंने अपनी बाइबल उठाई, उसमें से एक पन्ना फाड़ा और उसे भी फेंक दिया। संदेश साफ था, अब से हमारे लिए सबसे कीमती चीज सिर्फ एक दूसरे की जान है। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को अपनी 400 में से 250 कीमती फोटो प्लेट्स को वहीं बर्फ में छोड़ना पड़ा। आज जो 150 तस्वीरें हमारे पास हैं, वो उन्हीं की बदौलत हैं। तो अब वो 28 लोग एक बहती हुई बर्फ की चट्टान पर थे। उनके पास सिर्फ 3 छोटी नावें थीं और कुछ हफ्तों का राशन। उन्होंने पास के एक द्वीप तक पैदल जाने की कोशिश भी की, लेकिन बर्फ इतनी नरम और खतरनाक थी कि ये नामुमकिन था। उन्हें वहीं ओशन कैंप बनाकर इंतजार करना पड़ा। लेकिन उनकी मुसीबतें तो अभी और बढ़ने वाली थीं। हाँ, क्योंकि समुद्री धाराएं उन्हें किसी द्वीप की तरफ नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज की ओर ले जा रही थीं। ये साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच का वो हिस्सा है जहां अटलांटिक और पैसिफिक महासागर मिलते हैं। अच्छा। यहाँ 12-12 मीटर ऊंची लहरें उठना आम बात है। इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर वो उस खुले समंदर में पहुंच जाते तो उनकी छोटी नावों का बचना नामुमकिन था। तो ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये तो समय के खिलाफ एक दौड़ थी। और फिर एक रात जिस बर्फ की चट्टान पर उनका कैंप था, वो अचानक बीच से टूट गई। एक क्रू मेंबर अर्नी हॉलनेस अपने स्लीपिंग बैग समेत बर्फीले पानी में जा गिरा। हर तरफ अंधेरा और अफरा तफरी। शैकल्टन ने तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन वो हाइपोथर्मिया से कांप रहा था। आग जलाने का तो कोई तरीका था नहीं। तब शैकल्टन ने उसे एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। उन्होंने होलनेस को कहा कि वो तब तक चलता रहे जब तक शरीर की गर्मी से उसके गीले कपड़े सूख नहीं जाते। वो बेचारा पूरी रात चलता रहा और इसी वजह से उसकी जान बची। ये दिखाता है कि शैकल्टन मुश्किल हालात में कितने क्रिएटिव हो सकते थे। कई दिनों तक खतरनाक समुद्री सफर के बाद 15 अप्रैल 1916 को, यानी जहाज में फंसने के 497 दिनों बाद, उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा। वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचे थे। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं थी, है ना? ये द्वीप एक वीरान पथरीली चट्टान थी जो किसी भी जहाजी रास्ते से मीलों दूर थी। यहां मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। जी, शैकल्टन के सामने 3 विकल्प थे। सबसे नजदीक था केप हॉर्न, लेकिन वहां जाने का मतलब था सीधे ड्रेक पैसेज के तूफानों से लड़ना। दूसरा विकल्प था फॉकलैंड द्वीप, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हवाएं उल्टी दिशा में थीं। तो उन्होंने सबसे मुश्किल और सबसे दूर का विकल्प चुना, साउथ जॉर्जिया द्वीप, 1300 किलोमीटर दूर। 1300 किलोमीटर एक छोटी सी नाव में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन ये उनकी हवाओं और समुद्री धाराओं की गहरी समझ को दिखाता है। उन्हें पता था कि उस दिशा में धाराएं और हवाएं उनका साथ देंगी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी भी कल्पना से परे है। शैकल्टन ने 5 और लोगों को चुना और जेम्स कैर्ड नाम की एक छोटी सी 22 फुट की नाव में उस असंभव सफर पर निकल पड़े। बाकी 22 लोगों को उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर ही छोड़ दिया। उन 22 लोगों का क्या हुआ, इस पे हम आएंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। लेकिन पहले इस यात्रा की बात करते हैं। 1300 किलोमीटर अंटार्कटिक सर्दियों में एक खुली नाव में उन्हें सिर्फ कुछ मिनटों के लिए जब सूरज दिखता था तो वो सेक्सटेंट नाम के उपकरण से अपनी दिशा का अंदाजा लगाते थे। वो लगातार भीग रहे थे, थके हुए थे और समुद्री बीमारी से बेहाल थे। एक भयंकर तूफान ने तो उनकी नाव को लगभग डुबा ही दिया था। स्रोत बताते हैं कि हालात इतने खराब थे कि एक बार तो खुद शैकल्टन भी मानसिक रूप से टूट गए और एक चिड़िया को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे। लेकिन 16 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया द्वीप पहुंच गए।
पर विडंबना देखिए, वो द्वीप के गलत निर्जन हिस्से पर उतरे थे। वेलिंग स्टेशन जहां मदद मिल सकती थी वो द्वीप की दूसरी तरफ था। ये प्रकृति की अंतिम परीक्षा थी एक तरह से। उनके और मदद के बीच में 10,000 फीट ऊंची बर्फीली पर्वत श्रृंखला थी और इसे इतिहास में पहले कभी किसी ने पार नहीं किया था। उनके पास कोई टेंट नहीं था, कोई स्लीपिंग बैग नहीं था और सिर्फ 50 फीट रस्सी थी। शैकल्टन ने 2 साथियों वॉर्जली और क्रीन को साथ लिया और 36 घंटे तक बिना रुके बिना सोए उन बर्फीले पहाड़ों को पार किया। ये उपलब्धि इतनी अविश्वसनीय थी कि अगली बार इसे 1955 में विशेषज्ञ पर्वतारोहियों की एक टीम ने पूरी तैयारी के साथ दोहराया। जब वो तीनों वेलिंग स्टेशन पहुंचे तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। लंबे बाल, धूप से काली पड़ चुकी त्वचा, फटे हुए कपड़े। वहां के मैनेजर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो शैकल्टन को 2 साल से मृत मान चुका था। लेकिन यहाँ एक पल रुककर उन 22 लोगों के बारे में सोचना जरूरी है जिन्हें एलिफेंट आइलैंड पर छोड़ दिया गया था। शैकल्टन को गए हुए 4 महीने हो चुके थे। उन लोगों का क्या हुआ होगा? तो शैकल्टन तो चले गए, लेकिन पीछे 22 लोग एक बर्फीली चट्टान पर छोड़ दिए गए। 4 महीने। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। वो कैसे जिंदा रहे? ये फ्रैंक वाइल्ड की लीडरशिप का कमाल था। शैकल्टन ने उन्हें अपनी गैर मौजूदगी में लीडर बनाया था। वाइल्ड ने शैकल्टन की ही तरह एक सख्त दिनचर्या बनाई। सील और पेंगुइन का शिकार, खाने का बराबर बंटवारा और सबसे जरूरी, उम्मीद को जिंदा रखना। उन्होंने 2 नावों को उल्टा करके एक छोटा सा शेल्टर बनाया था जहां वो सब एक साथ रहते थे। और वो उम्मीद कैसे बनाए रखते थे? वाइल्ड हर सुबह एक ही रस्म निभाते थे। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, वो कहते, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आ जा सकते हैं। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने 4 महीनों तक उन लोगों को टूटने से बचाया। हालांकि हालात बहुत खराब थे। एक युवा सदस्य ब्लैकबरो के पैर की उंगलियों में गैंग्रीन हो गया था और डॉक्टर को बिना किसी सही उपकरण के क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन्हें काटना पड़ा। 4 महीने बाद जब शैकल्टन बचाव के लिए नहीं लौटे तो उन लोगों ने मान लिया था कि वो समुद्र में खो गए हैं। उन्होंने खुद वहां से निकलने के लिए अपनी नाव तैयार करनी शुरू कर दी थी। और तभी 30 अगस्त 1916 को जब वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें दूर क्षितिज पर धुएं का एक निशान दिखा। ये चिली सरकार का दिया हुआ छोटा जहाज योचो था। शैकल्टन ने साउथ जॉर्जिया पहुंचते ही बचाव की कोशिशें शुरू कर दी थीं, लेकिन घनी बर्फ के कारण उनके 3 प्रयास असफल रहे थे। ये उनका चौथा प्रयास था। जब जहाज पास आया तो शैकल्टन डेक पर खड़े थे और उन्होंने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? और द्वीप से जवाब आया, सब जिंदा है। शैकल्टन 27 लोगों के साथ निकले थे और सभी 27 लोगों के साथ वापस लौटे। एक मिशन जो अपने मूल लक्ष्य में पूरी तरह विफल रहा, वो नेतृत्व, टीम वर्क और मानवीय सहन शक्ति की एक अमर कहानी बन गया। और यही शैकल्टन की विरासत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। सच्ची सफलता यह है कि आप अपनी टीम को कैसे साथ लेकर चलते हैं, खासकर तब जब सब कुछ खो चुका हो। उनकी प्राथमिकता अंटार्कटिका पार करना नहीं रही, बल्कि अपने हर एक आदमी को जिंदा घर लाना बन गई थी, और इसमें वो कामयाब रहे। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और इसका एक भौतिक सबूत भी है। मार्च 2022 में खोजकर्ताओं की एक टीम ने वेडल सी में 10,000 फीट की गहराई पर एंड्योरेंस जहाज के मलबे को ढूंढ निकाला। 106 साल बाद भी अंटार्कटिका के बर्फीले पानी ने उसे लगभग वैसी ही स्थिति में रखा है जैसे वो डूबा था। ये उस असाधारण यात्रा का एक अद्भुत अंतिम अध्याय है। इस पूरी कहानी में एक छोटी सी घटना है जो एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब जहाज ब्रिटेन से निकला था तो पर्सी ब्लैकबरो नाम का एक लड़का उसमें छिपकर आ गया था। जब वो पकड़ा गया तो शैकल्टन ने उससे मजाक में कहा था, बेटे अगर इस सफर में खाने की कमी हुई तो सबसे पहले तुम्हें खाया जाएगा। शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी चरम परिस्थितियों में जहां जीवित रहने की प्रवृत्ति हर चीज पर हावी हो जाती है, क्या एक लीडर सच में अपने साथियों को बचाने के लिए किसी भी नैतिक सीमा को पार कर सकता है? और क्या एक टीम ऐसी स्थिति में भी अपने लीडर पर भरोसा बनाए रख सकती है?